सर छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, बिलासपुर का नाम बिलासपुर क्यों पड़ा, इस चीज को आपने अच्छे तरीके से अपनी किताब में लिखा है सर। मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए वीडियो के माध्यम से थोड़ा इसको बताएं सर। पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैंने जी उसमें काफी विस्तृत और शोधात्मक ढंग से ये बताने की कोशिश की है कि 36 में 36 क्या है और गढ़ क्या है जी और क्यों है और कैसे है। जी देखिए, मैं बहुत अगर मैं इस पे एक अलग से व्याख्यान भी देता हूँ जी और लोगों को स्लाइड्स और उन सब के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से बताता भी हूँ। जिस जो आप रोचकता की बात कर रहे हैं वो मेरे एक रोचक लेक्चर्स में से एक है। जी तो छत्तीसगढ़ का नाम में 36 क्या है और गढ़ क्या है। छत्तीसगढ़ में जब कलचुरी लोग आए नर्मदा के तट से, वो पहले नर्मदा के पश्चिमी हिस्से की तरफ थे और बाद में जब आए तो पूर्वी हिस्से में आए। तो वो दहाल जबलपुर के पास वाले तिलवारा घाट जहाँ पे त्रिपुरी कांग्रेस हुई थी वहां बसे। जी और वहां से जब उन्होंने क्षेत्र को जीत लिया तो उसको कोसल बोलने लग गए। और कोसल के लोगों ने जब चिल्फी क्रॉस किया तो उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा तो उसको महाकोसल बोलने लग गए। तो चिल्फी क्लास करने के बाद छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा भी उनके पास आ गया। तो यहाँ जब वो तुम्बाड़ रतनपुर वाले हिस्से पे केंद्रित हो गए तो यहाँ भी जब उन्होंने कुछ हिस्सों को जीत लिया और धीरे धीरे लड़ते झगड़ते अपने आप को पृथक कर पाए और चिल्फी के उधर वाला हिस्सा अलग हो गया और इधर वाला अलग हो गया, तो इसको दक्षिण कोसल बोलने लग गए और बाद में कोसल बोलने लग गए। छत्तीसगढ़ में एक स्थिति पहले से थी कि यहाँ पर रियासतों और रियासतों से बाहर अतिरिक्त रूप से कुछ जमींदारियां अस्तित्व में थी। जी जैसे रियासत कहें सरगुजा, कोरिया, राजनांदगांव, कवर्धा, ये सब रियासतें यहाँ पहले से थी। तो जो कलचुरी लोग शासन करते थे तो वो तुम्बाड़ या रतनपुर को केंद्रित करके शिवनाथ नदी के इधर और शिवनाथ नदी के उधर दोनों किनारों, दोनों ओर मैदानी हिस्से पे सत्ता उनकी डायरेक्ट थी। और रियासतों पे उन्होंने आक्रमण करके अपने बस में किया तो जरूर, परंतु वहां के राजा को हटाया नहीं और उसी के माध्यम से प्रशासन करते रहे। तो रियासतों के बाहर जो रियासतें नहीं बन पाई थी, छोटी छोटी जमींदारियां थी, जैसे चांपा है, बिंद्रा नवागढ़ है, कोरबा है, लाफा है। तो इस तरह की कई छोटी छोटी जमींदारियां थी, तो इनके साथ भी उन्होंने सेम ट्रीटमेंट किया जो रियासतों के साथ किया था। तो इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ वाले इलाके में तीन तरह की भूमियां हो गई। एक जिन पे कलचुरियों का सीधा शासन था, नंबर दो रियासतों की भूमि जिन पे राजाओं के माध्यम से शासन था, तीसरी जमींदार वाले हिस्से की भूमि। तो रियासतें लगभग 14 थी, जमींदारियां करीब 30-35 थी। और ये जो मैदानी इलाका था जिस पे कलचुरियों का सीधा शासन था, उस पे प्रशासन की जिम्मेदारी के लिए कोई माध्यम राजा या जमींदार उपलब्ध नहीं था। तो कलचुरियों ने इसकी जिम्मेदारी खुद ली कि इस पे प्रशासन हम करेंगे और उसको प्रशासनिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई। जिस तरह से आजकल जिले हैं, अनुविभाग हैं, तहसीलें हैं, जी तो उन्होंने तहसील की तरह की यूनिट्स बनाई और उनका संज्ञात्मक नाम, नाउन, गढ़ दिया। और यह नाम वे लेके आए थे जबलपुर वाले हिस्से से। गढ़ा मंडला, देवगढ़, ये सब वहां पे पहले से प्रचलित नाम थे। तो इस संज्ञा का उपयोग उन्होंने उस तहसील वाली यूनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया। इस गढ़ वाले शब्द का दूर दूर तक संबंध किसी दुर्ग या किले नामक संरचना से नहीं है। यहां पे गढ़ का यूज एक प्रशासनिक इकाई के रूप में हुआ। फिर गढ़ के अंदर इन्होंने 12 गांव की यूनिट बनाई जिसको बरहों कहा। उसके हेड को ही दाऊ कहते हैं जो मैदानी हिस्से में प्रचलित नाम है। जी तो दाऊ साहब शब्द जो चला वो उस बरहों के हेड के लिए था और गांव में जो बनाया वो गौटिया था। तो ये जो, और गढ़ इतने लूज आइडेंटिटी थी कि जब ये किसी जमींदार से नाराज हो जाते थे और उसकी जमींदारी जब्त कर लेते थे तो उसको गढ़ बना देते थे, तहसील बना देते थे। जी और अगर किसी को इनाम दे देते थे तो वो गढ़ वाला एक इलाका इनाम दे देते थे, जैसे पेंड्रा, और उसको जमींदारी बना देते थे। जी
ओके, तो अब ये 36 ही क्यों और गढ़ गढ़ शब्द कैसे आया और उसका क्या मतलब है, ये तो आपने क्लियर कर लिया। अब 36 कैसे? 36 का मराठा हिस्ट्री से थोड़ा रिलेशन है। जी जब शिवाजी ने सेना बनाई महाराष्ट्र में, तो उन्होंने मावल समुदाय के लोगों को उसमें सम्मिलित किया, जो गठीले बदन के सहादरी में रहने वाले लोग हैं। तो क्योंकि उन्होंने किंगशिप एक्वायर की थी, तो उनके पास तात्कालिक रूप से देने को तनख्वाह वाला पैसा नहीं था। तो उन्होंने एक पद्धति अपनाई कि उन्होंने टैक्स के रूप में उसको प्रचलित कर लिया। तो सरदेश मुखी और चौथ जी मराठा वसूलने की प्रथा को उन्होंने प्रारंभ किया, जी जो पीजेंट से और जमींदारियों से लाई जाती थी। तो उसके लिए जो ये एक टुकड़ी गठित की, और वो बाद में जब शिवाजी के अवसान के बाद जब ये भोसले शिफ्ट हो गए बेरार में, सीपी एंड बेरार जो नाम पड़ा हमारा जी पुराने राज्य का, तो वहां वे शिफ्ट हो गए। और परंतु यह आदत वहां भी बनी रही, तो सरदेश मुखी और चौथ वसूली थी। इसी बीच एक घटना घटी कि जो छिंदवाड़ा जिले में देवगढ़ की रियासत है, तो वहां से एक गौण शासक जो बहादुर, योग्य और बलिष्ठ था, वो औरंगजेब की दक्षिण की युद्ध नीति से प्रभावित होकर उससे मिलने दिल्ली चला गया। और राजधानी में उन दोनों में अच्छी मित्रता हुई, और जब वो उसको रोक लिया गया और काफी अरसे के बाद जब उसको विदा किया, तब तक वो स्वतः प्रेरित ढंग से उसने उस धर्म को अपना लिया जो औरंगजेब का था। जी तो जब वो लौट रहा था, तो उसको एहसास काफी उपहारों के साथ एहसास हुआ कि अब मैं इस धर्म के साथ गौणों के बीच कैसे जाऊंगा। तो वो देवगढ़ की पहाड़ियों के नीचे उसने कैंप डाल के उनके पास खबर भिजवाई, परंतु वो जा नहीं पाया। और जहां पे उसने कैंप डाला, उसी को अब हम नागपुर बोलते हैं। तो नागपुर उसी के आसपास बसा, और बख्त बुलंद उसका नाम था बाद में धर्म परिवर्तन के बाद, और उसकी मूर्ति अभी भी नागपुर में अब संस्थापक के रूप में लगी है। जी तो उसके देहावसान के बाद उसके वैध और अवैध पुत्रों के बीच लड़ाई हो गई कि सत्ता किसके पास जाएगी। तो बख्त बुलंद की विधवा ने वैध पुत्र की सहायता के लिए पड़ोसी बरार के राज्य से इस भोसले शासक को मदद के लिए बुलाया। वो मदद के लिए आया और वैध पुत्र को सत्ता मिल गई। परंतु वैध पुत्र के भी हटने के बाद भोसलों ने उस सत्ता पे अपना अधिकार कर लिया, और इस तरह से नागपुर के भोसले सत्ता में आ गए। तो इन लोगों ने भी सरदेश मुखी और चौथ वसूली के लिए लोगों को भेजना शुरू किया। तो वो लोग छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में भी इस वसूली के लिए आते थे, और इन्होंने अपने कुछ पदाधिकारी बनाए। तो उसमें वित्त लिपिक और वित्त मंत्री जो बनाए गए, उनके पद नाम, अगेन रिपीट, पद नाम चिटनिस और फडणवीस थे, जी जो बाद में सरनेम में तब्दील हो गए, पर ये पद नाम थे। जी तो जब छत्तीसगढ़ वाले जो कोसल था, कोसल वाले हिस्से से जब ये सरदेश मुखी या चौथ जो भी हो वसूल के लेके जाते थे, तो ये चिटनिस और फडणवीस उनसे हिसाब लेते थे। तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते थे कि छत्तीसगढ़ में से, तब तक ये गढ़ों की संख्या 36 हो चुकी थी। जी तो 36 में से 6 से वसूल पाया, 30 को वसूल के लाओ। 14 रियासतों में से 4 से वसूल पाया, 10 से वसूल के लाओ। या 33 जमींदारियां थी अगर से, तो 3 से वसूल पाया, 30 से वसूल लाओ। तो इस तरह से वो 36 और गढ़ लिखते लिखते छत्तीसगढ़ का प्रादुर्भाव हुआ। दैट आई फाउंड इन रिसर्च। ओके, बाद में अन्य कई थ्योरियां हैं, बेगलर की जातियों के आधार पे थ्योरी है, और वो थ्योरी है, परंतु वो अनुमान आधारित थ्योरियां लगी मुझे। जी आगे रिसर्चर और आएंगे, देखेंगे वो क्या निकाल के लाते हैं। पर मैंने ये एक बेस थ्योरी पाई कि इस कारण से 36 शब्द आया, इस कारण से गढ़ शब्द आया, और 36 का एक लॉजिक आया, और गढ़ का एक लॉजिक आया। जी
तो सबसे पहली धारणा तो यही खंडित हुई कि गढ़ का मतलब दुर्ग और किला नहीं हम है। लोग कभी मानते थे हम लोग। हाँ, जी दुर्ग और किला नहीं है, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। जी और ये आगे के इतिहास में, इतिहास इसीलिए पढ़ना जरूरी है। जी और प्रूफ हुई कि जब मराठों का शासन यहाँ आया तो उन्होंने गढ़ नाम से कोई साम्यता नहीं बरती, और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इसका नाम तालुका रख दिया। जी और अंग्रेजों ने भी आते साथ इसका नाम तहसील रख दिया और तहसीलदार की पदस्थापना कर दी। जी तो इस तरह से गढ़ नाम तुरंत परिवर्तित हुआ, वो नाम अन्य शासकों को सूट ही नहीं किया, जी क्योंकि उसकी प्रतिध्वनि शायद दूसरी जा रही होगी। जी तो इस तरह से 36 नाम और छत्तीसगढ़ आ गया, क्योंकि संख्यावाचक शब्द का आना वैसे भी आश्चर्य उत्पन्न करता है। तो लॉजिकली आपको ये पहुंचना ही पड़ेगा कि 36 ही क्यों, जी। और वाई 36, 35 क्यों नहीं, जी बिल्कुल। और गढ़ ही क्यों। वेरी गुड। तो इस तरह से वो लॉजिकली मैं वहां तक पहुंचा। जी और ये शोध से, और भी जब आप मेरी पुस्तक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत सारे शोध के चीजें सामने आई हैं जो आपके लिए नई हैं। जैसे अभी तक का इतिहास गजेटियर आधारित इतिहास था, तो वो केवल मतलब मैदानी इलाके का इतिहास था। तो मेरी वाली पुस्तक में जो है उसमें रियासतें भी सम्मिलित हुई हैं और जमींदार वाला हिस्सा भी सम्मिलित हुआ है। जी और रियासतों के झंडे तो शायद पहली बार किसी किताब में पब्लिश हुए। जी थैंक यू सर, आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाले, हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, आप सभी को नमस्कार।